कहते हैं कि जब किसी को किसी से प्यार होता है तो वो प्यार ना ऊंच देखता है, ना नीच देखता है, ना जाति, ना धर्म, ना अमीरी, ना गरीबी, कुछ नहीं देखता है। प्यार होता है तो बस प्यार हो जाता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही होता है। एक दूसरे को पहली नज़र में देखते हैं और प्यार कर बैठते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका प्यार कितना भारी पड़ने वाला है। ऐसी कहानियाँ आपने टेलीविज़न पर, फिल्मों में देखी होंगी, कहानियों में सुनी होंगी, मगर ये कहानी बिल्कुल रियल कहानी है, सच्ची कहानी है। ये कहानी है उस प्रदेश की, न केवल उस देश की बल्कि कई मुल्कों तक इस कहानी की गूंज जब फैलती है तो लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कोई किसी के लिए किस हद तक जा सकता है। वाकई इसने न केवल हदों को पार किया बल्कि सीमाओं को भी तोड़ दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश का एक ज़िला है लुधियाना, और इसी लुधियाना ज़िले का एक शहर है जगराऊँ। बात कर रहा हूँ नवंबर 1994 की। शाम का समय हो रहा था। कबड्डी खेलकर कुछ खिलाड़ी आए हुए थे और वो एक कमल चौक टैक्सी स्टैंड है इसी जगराऊँ शहर में, वहाँ पर टेम्पो का इंतज़ार कर रहे थे। 2-3 खिलाड़ी थे, आपस में हंसी मजाक, हंसी मस्करी कर रहे थे और अपने टेम्पो के आने का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक से सामने से नज़र पड़ती है 3 महिलाएं हैं जो दूर से चली आ रही हैं, और जैसे जैसे वो दूर थीं वो पास आते चली जाती हैं, तो उसमें देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि 2 की थोड़ी उम्र ज़्यादा थी। एक लड़की बेइंतहा खूबसूरत, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास रही होगी। उन्हें भी इसी टेम्पो में बैठना था जिस टेम्पो के अंदर इन खिलाड़ियों को बैठना था। अब टेम्पो भर जाता है, सवारियां ज़्यादा हो जाती हैं, दोनों खिलाड़ी पीछे लटक जाते हैं। वो खड़े होकर चल रहे थे और टेम्पो कुछ इस तरह से होता है जैसे पंजाब साइड में चलते हैं, कुछ अलग तरह का टेम्पो, ऐसा नहीं जैसे दिल्ली में चलते हैं। वो बड़ा था, पुराने ज़माने का। वो लड़की कुछ इस तरह से बैठी हुई थी कि उस लड़के की आंखें उस लड़की से लगातार मिल रही थी। कभी लड़का उस लड़की को देखता था, कभी लड़की उस लड़के को देखती थी, और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से आंखें मिलाते थे, फिर आंखें ओझल कर लिया करते थे। जो दोस्त बराबर में खड़ा हुआ है, उस दोस्त की नज़र उस लड़की पर भी थी और उस लड़के पर भी थी। तभी वो खिलाड़ी उस लड़के से कहता है अपने दोस्त से कि अगर इसका साथ मिल जाए तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दूंगा, एक बार बस मिल जाए। ऐसे ही बोल रहा था। सफ़र पूरा होता है, उनका गांव आता है खोंसा, वहाँ पहुँचते हैं और उतर जाते हैं। लड़की थोड़ा सा आगे जाके उतर जाती है। अब लड़का रात में जब सो रहा था तो सोते हुए पर उसको ख्वाब में वही लड़की दिखाई देती है, उसका वही चेहरा दिखाई देता है। पूरी रात उसको नींद नहीं आ रही थी। जब देखो उसके बारे में करवट बदल बदल कर पूरी रात कट जाती है। रात तो कट जाती है, दिन निकलता है, किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वो लड़का खिलाड़ी होने के साथ साथ उसके परिवार के लोग किसानी का काम करते थे। खेत पर जाना था और माँ लगातार बार बार आवाज़ दे रही थी कि बेटा खेत पर भी जाना है, जल्दी से उठ जाओ। सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, अगले दिन की बात है। और तभी अचानक से ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी। उसमें आवाज़ आ रही थी हेल्प हेल्प हेल्प। लड़की की आवाज़ थी। वो लड़का कहता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। दरअसल वो लड़का होता है सुखविंदर सिंह उर्फ मिट्ठू। मिट्ठू अपनी माँ से पूछता है, माँ ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या बात है। तभी उसकी माँ कहती है बाहर कोई लड़की है, परेशान हो रही है। तभी वो लड़का दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोलकर जब देखता है सामने घर के एक स्कूटर है, स्कूटर पर वही लड़की जो कल अभी टेम्पो में मिली थी। ऐसा समझ लीजिए जैसे उसकी मांगी हुई मुराद पूरी हो जाती है। वो लड़की कहती है हेल्प, मेरी हेल्प कर दो, मेरा स्कूटर बंद पड़ा हुआ है। तभी वो लड़का उस लड़की के पास जाता है और जाकर देखता है तो वो लड़की लगातार किक मार रही है, और उस जमघट को कई सारे लोग, कई बुजुर्ग लोग जो गाँव में होते हैं वो भी देख रहे थे। लड़के ने देखा तो उसने उस स्कूटी की चाबी की जो थी उसको ऑन नहीं किया था। स्कूटी तो अब बोलते हैं, उस टाइम तो स्कूटर हुआ करते थे। स्कूटर की चाबी को वो 1-2 बार खुद से ही वैसे किक मारता है, और किक मारते हुए वो उसकी जब ऑन करता है स्कूटर स्टार्ट हो जाता है। दरअसल स्कूटर में कोई कमी ही नहीं थी, यानी कि वो लड़की कहीं ना कहीं उस लड़के को ही बुलाने की कोशिश कर रही थी। और जैसे ही उसको थैंक यू बोल के जाती है, उससे हाथ मिलाती है। हाथ में एक पर्ची होती है, उस पर्ची पर लिखा था आई लव यू। यानी कि उसने कबड्डी में तो जीतता था या हारता था पता नहीं, लेकिन उसने टेम्पो में पहली बार में ही उस लड़की को क्लीन बोल्ड कर दिया था, जीत लिया था उसका दिल। और यहाँ से एक प्यार की शुरुआत होती है। वो समय तय करते हैं कि हमें मिलना है, और जगराऊँ शहर में मिलने की तारीख और दिन तय कर देते हैं। यानी कि अगला ही दिन, अब तीसरा दिन था उनकी मुलाकात का। तीसरे दिन वो मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद यहाँ से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। लड़की अपने बारे में बताती है कि नाम है उसका जसविंदर कौर उर्फ जस्सी, उम्र लगभग 20 साल, रहती है कनाडा में। वहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस व्यापार है, अरबपति फैमिली है। लोग करोड़पति होते हैं लेकिन वो अरबपति है, 100 से ज़्यादा करोड़ के मालिक थे वो। और उस ज़माने में ये बात कर रहा हूँ 1994 की।
जब लड़का इस बात को सुनता है तो लड़का हैरान था। उसने कहा कि शायद ये जोड़ी बिल्कुल शायद किसी को मंजूर नहीं होगी, क्योंकि वो कम पढ़ा लिखा, 12वीं पास, वो लड़की ग्रेजुएट थी, सब कुछ इतना पढ़ी लिखी लड़की। उसके बाद उसने कहा कि ये रिश्ता चल नहीं पाएगा, ये प्यार चल नहीं पाएगा। लेकिन वो लड़की कहती है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। 7 दिन तक ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही मिल रहे थे, ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। जहाँ मौका मिलता था, कभी खेतों पर, कभी शहर में, कभी घर के आसपास, कभी इशारों से, कभी बातें, इस तरह से 7 दिन तो गुजर जाते हैं और ये इनकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन होते हैं। इनका प्यार अब धीरे धीरे करके परवान चढ़ रहा था। लेकिन 7 दिन बाद उस लड़की को अपनी माँ के साथ वापस कनाडा जाना था, क्योंकि वो अपनी ननिहाल में आई हुई थी, अपनी नानी के घर छुट्टियाँ मनाने के लिए, अपने यहाँ मस्ती करने के लिए। 7 दिन हो जाते हैं, पूरा परिवार अब वापस कनाडा जा रहा है। लड़की रो रही है, बिलख रही है कि मुझे नहीं जाना, मुझे तो यहीं रहना है, तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लड़का कहता है कि जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन लड़की यहाँ पर एक गेम खेलती है, एक चाल खेलती है। दरअसल वो अपना पासपोर्ट को फाड़ कर फेंक देती है, छुपा देती है। और जब घर वालों को ये पता चलता है कि इसका पासपोर्ट कहीं गुम हो गया है, वो ऐसी एक्टिंग करती है जैसे कि पासपोर्ट तो मैंने रख दिया है, लेकिन मैं रख के भूल गई हूँ। पूरे घर में हर जगह उस पासपोर्ट को तलाशा जाता है, पासपोर्ट नहीं मिलता। दिन तारीख तय थे, क्योंकि हवाई जहाज़ के टिकट पहले से ही कनाडा के लिए हो चुके थे। अब इस लड़की को यहीं रुकना पड़ता है, बिना पासपोर्ट के ही जा नहीं सकती थी। परिवार के लोग सब कनाडा चले जाते हैं, लड़की यहीं रह जाती है। और यहाँ रहने के बाद इन दोनों के प्यार की पीगें और बढ़ने लगती हैं। लेकिन ये परिवार अरबपति होने के साथ साथ रसूख वाला था और जानकारी रखने वाला था। महज 14 दिन लगते हैं, 14 दिन के अंदर ही उसका नया पासपोर्ट कनाडा से बन के आ जाता है। और जैसे ही पासपोर्ट बन के आता है, टिकट भी साथ में आता है। अब उसे यहाँ से जाना था, यहाँ से सीधा वो वापस चले जाते हैं। और जाने के बाद अब उन दोनों की कहाँ मन लगने वाला था। वक्त धीरे धीरे बीतता है और चिट्ठियों का दौर शुरू होता है। लड़की बेहद पढ़ी लिखी थी और अंग्रेज़ी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की पढ़ी लिखी थी, इसलिए इंग्लिश में ही लिखती थी अपने लेटर वगैरह। और यहाँ जब लेटर आते थे, वो लड़का इतना पढ़ा लिखा था नहीं, उसको हिंदी तो खैर दूर की बात है, अंग्रेज़ी बिल्कुल भी नहीं आती थी तो पंजाबी भाषा में वो अपनी बात को कह सकता था और पंजाबी में ही वो लिख सकता था। अब वहाँ से अंग्रेज़ी में लेटर आते थे, यहाँ से पंजाबी में जाते थे। ये जो भाषाओं का कुछ बाधा थी, वो बाधा तो दूर की, आसपास के लोगों से किसी तरह के से मदद करते हुए। लेकिन इसी बीच में उस लड़के ने कहा कि अगर तुम चाहो तो मुझे बात कर सकते हो। वहाँ पास में एक एसटीडी बूथ है, उस टाइम एसटीडी हुआ करते थे, आज की तरह मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, घर घर में भी फ़ोनों की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। तो उस लड़की ने जब फ़ोन करती थी कनाडा से, तो एक एसटीडी बूथ पर फ़ोन आया करता था। उसके लिए टाइम समय जब सब कुछ निर्धारित हुआ करता था, तो दोनों बातचीत किया करते थे। और ऐसे ही चलते चलते वक्त आगे गुजरने लगता है और लगभग 4 साल बीत जाते हैं। जब 4 साल बीत जाते हैं, इसी बातचीत में एक बार फिर उस लड़की को मौका मिलता है और अपने नानी के घर आने का। 1999 में वो फिर से घर आती है और घर आने के बाद अपनी नानी के यहाँ अब इन दोनों की तो जैसे ज़िंदगी बनने वाली है। लेकिन वो नहीं जानता था और वो नहीं जानती थी कि इस लड़की की एक बहुत अमीर घराने में शादी तय हो चुकी है। वहाँ शादी की बात चल रही है, जल्द ही शादी होने वाली है। और जैसे ये बात लड़के को पता चलती है, लड़का भी परेशान था। लड़की बिल्कुल नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि वो शादी करेगी तो मिट्ठू से शादी करेगी। जस्सी मिट्ठू से शादी करने के लिए अब चुपके से यहाँ से अमृतसर की तरफ निकल जाते हैं और वहाँ जाकर मैरिज कर लेते हैं। लव मैरिज करके एक गुरुद्वारे में वो शादी वादी कर लेते हैं। लगभग 1 महीने तक ये लड़की अब यहाँ रहती है। शादी वादी तो उसकी वहाँ नहीं हुई थी, क्योंकि उसने ज़िद पकड़ ली थी कि मुझे शादी ही नहीं करनी है। अब सब कुछ इसकी ज़िंदगी में अब सामान्य नहीं था। ये 1 महीने तक साथ साथ रहते हैं ननिहाल में, जिस तरह से हर साल की तरह घूमने के लिए आया करती थी। और इस बार वो लड़की जैसे ही अपने परिवार के साथ ये जा रही है और जाते जाते उसके मौसेरे भाई ने उस लड़की को उस लड़के के साथ देख लेता है। जब देखता है तो तब उन्हें मजबूरी में ही अपनी जो प्यार की बातें थीं, अपनी जो शादी की बातें थीं, वो ओपन करनी पड़ जाती हैं, यानी कि बतानी पड़ जाती हैं। और जैसे ही ये बात उस लड़के को पता चलती है, इस लड़के ने सबसे पहले ये बात अपने घर में अपने परिवार में बताई और यही बात सीधे कनाडा पहुंच जाती है। इस घर के अंदर 2 लोगों की बहुत ज़्यादा चला करती थी, इस लड़की की माँ मलकीत कौर की और इसके मामा सुरजीत बादशाह की। अब सुरजीत बादशाह को जब ये बात पता चलती है कि उनकी भांजी गई थी गाँव के अंदर घूमने के लिए ननिहाल में सब, लेकिन उसने शादी कर लिया है, तो ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उस लड़की के साथ मारपीट शुरू हो जाती है। मारपीट शुरू होने के साथ ही अब कहीं ना कहीं उस लड़की ने साफ इनकार कर दिया, मुझे जीना है उसके साथ, मुझे मरना है उसके साथ, तुम चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी हो जाए, मैं इस रिश्ते को कभी भी ख़त्म नहीं करूँगी। इधर लड़के पर भी आफतें आनी शुरू हो जाती हैं। लड़के पर झूठ मूठ के 1-2 मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं और उसे परेशानी कहीं ना कहीं पुलिस करने लगती है, क्योंकि न केवल उनका कनाडा में बहुत अच्छा कारोबार था, बल्कि यहाँ भी वो बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे। इस गांव में इस लड़के की विसात कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ये कमज़ोर घर से था, इसलिए उनके सामने लड़ने की इसकी कोई औकात नहीं थी।
कुल मिलाकर उस लड़के को जब यहाँ परेशान किया जाने लगा, उधर उस लड़की को एक लड़की आके मिलती है और कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों होती हो जस्सी, क्यों ना हम उस लड़के को यहीं बुला लें तो कैसा रहेगा। तो कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वो कहती है कि अगर उसे बुलाना है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पर साइन कर दो। अब वो लड़की उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है। वो इतना खुश थी उस डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद कि अब हमेशा के लिए मिट्ठू यहाँ आ जाएगा, जस्सी उसकी हो जाएगी और वो जैसा चाहे वैसी ज़िंदगी जिएंगे। क्योंकि दोस्त ने बोला था, वो नहीं जानती थी कि उसके साथ छल होने वाला है। दरअसल उसने 10-5 पन्ने दिए थे, उस पर सिग्नेचर करती चली जाती है। सिग्नेचर के बीच में एक ऐसा भी सिग्नेचर कर देती है, उस सिग्नेचर के का जो कागज़ था सीधा इंडिया आता है, लुधियाना के एसएसपी के पास जाता है। उसमें लिखा हुआ था, इसने मेरा अपहरण किया है, इसने मेरे साथ गंदा काम किया है और इसने ये ज़बरदस्ती मेरे साथ शादी की है। बस इतना था कि जस्सी कि इस लेटर को पुलिस गंभीरता से लेती है और मिट्ठू को जब उठाने की बात आती है तो मिट्ठू छुप जाता है, दुबक जाता है। क्यों दुबकना लाजमी था, नहीं पुलिस उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती। अब उस मैरिज सर्टिफिकेट को भी देखा जा रहा था जिसमें शादी हुई थी, उसमें जो कुछ दोस्तों की गवाही थी, उन दोस्तों को भी गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस दबिश देती है, ना केवल यहाँ मिट्ठू बल्कि उसके दोस्त के परिवार के लोग, उसकी मौसी, मामा, फूफी, पापा, भाई, जो भी परिवार में लोग थे, उन सब पे जुल्म होने लगते हैं और मजबूरी में दोस्तों को और साथ ही मिट्ठू को पुलिस के हवाले होना पड़ता है और पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जैसे जेल भेजती है, कुछ समय के बाद अब पता चलता है जस्सी को कि उसके प्यार को, उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जेल भेज दिया है और उसी से जो लेटर लिखवाया गया था, उससे सिग्नेचर जो कराए थे, उसी के सिग्नेचर की वजह से अब यहाँ से वो सब सीमाओं को तोड़ते हुए मौका पाते ही यहाँ ये भी बताया जाता है कि जस्सी के जो पापा थे और जस्सी का भाई, ये दोनों ही इसकी मदद करते हैं और उसको कनाडा से इंडिया भगाने में मदद कर देते हैं। जबकि माँ इसका विलेन का रोल अदा कर रही थी और उसके जो मामा होते हैं वो भी विलेन का रोल अदा कर रहे थे। सीधा वो यहाँ आती है इंडिया आने के बाद सीधा पहुँचती है, ये मई 2000 की बात है। तो उसके बाद एसएसपी के पास जाती है, कहती है कि हम दोनों ने राजी से शादी की है, हमारी 24-25 साल की उम्र है, आप हमें ऐसे कैसे मेरे पति को गिरफ्तार कर सकते हैं, इसे ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं। जब ये बात एसएसपी सुनता है तो उसके खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया था पहले लेटर के खिलाफ, पहले लेटर की वजह से उस लेटर को भी रद्द कर दिया जाता है और उस लड़के को छोड़ दिया जाता है, उसके दोस्तों को भी छोड़ दिया जाता है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन उन्हें लग रहा था कि सही नहीं है, क्योंकि उसका मामा और उसकी माँ छोड़ेंगे नहीं और यहाँ के जो लोकल के लोग हैं इनको छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ से भाग जाते हैं। अब भागने के बाद इधर उधर अपने छुप रहे थे, कभी इस प्रदेश के किसी शहर में, कभी दूसरे प्रदेश के किसी शहर में छुपते छुपाते ऐसे चल रहे थे। तभी एक दिन उसकी माँ का फ़ोन आता है और फ़ोन आने के बाद उसकी माँ कहती है कि बेटा, यानी कि 7 जून 2000 को उसकी माँ फ़ोन करती है और कहती है कि बेटा तुमने गलती तो बहुत बड़ी की है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हारी गलती को माफ़ कर देते हैं और एक काम करते हैं, हम तुम्हारी शादी करते हैं धूमधाम से। शादी तो तुम्हारी हो ही गई है, एक रिसेप्शन करते हैं धूमधाम से और इसमें सारे रिश्तेदार शामिल होंगे, सब लोग शामिल होंगे। लड़का भले ही हमसे नीचा है, गरीब है, परेशान, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको बहुत सारी दौलत देंगे, उसको हम अपने बराबर में अपने कद में लेके आएंगे। लड़की खुश हो जाती है, अपने प्यार से कहती है कि देखो माँ मेरी मान गई है, क्योंकि वो रसूख वाले लोग थे। ये जब इधर उधर छुप रहे थे तो अपने मामा के घर पे थे और उन्हें ये पता चल जाता है कि आखिरकार वो किस जगह छुपे हुए हैं। मामा के घर ही फ़ोन किया जाता है और फ़ोन करने के बाद लैंडलाइन फ़ोन पर, और तब ये सूचना जस्सी को दी जाती है। जस्सी तैयार हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी वापस अपने ननिहाल में आ जाती है, अपने उस प्यार को, अपने उस मिट्ठू को लेकर। अब यहाँ सब कुछ ठीक था, ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी में अब कोई परेशानी है ही नहीं, घर वाले मान ही जाते हैं। लेकिन लड़के के जो घर वाले थे उन्हें कहीं ना कहीं शक था कि कुछ ना कुछ ज़रूर दाल में काला है। 12 जून को ये तारीख रखी गई थी, 12 जून सन 2000 को कि रिसेप्शन होगा, धूमधाम से होगा, सारे रिश्तेदार जुटेंगे। और इसी लड़की ने एक प्लान बनाया कि एक काम करते हैं कि हम लोग बाज़ार चलते हैं घूमने के लिए। यानी कि 8 जून 2000 को ये जगराऊँ शहर में जाते हैं, कुछ खरीदारी करते हैं, साड़ी खरीदती है, चूड़ियाँ खरीदती है, जो भी ज़रूरत होती है महिला की, वो ज़रूरत का सामान खरीद रहे थे। खुशी खुशी थे, इतना बेइंतहा खुश। दोनों स्कूटर से गए थे, उसी स्कूटर से जिस स्कूटर की चाबी उसने बंद करके लगातार किक मार रही थी। जब घर वापस आ रहे थे तो उन्हें नहीं पता था कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं, और पीछा करते करते उस लड़के ने अपने स्कूटर से बचने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उनके पास कार थी और जैसे ही वो आगे स्कूटर चल रहा है तो बराबर से ही खिड़की से झांकते हुए एक व्यक्ति ने रोड ली और बहुत तेज़ी के साथ जो मारता है, तो ये जो मिट्ठू होता है ये तो बच जाता है, लेकिन जस्सी को वही रोड लग जाती है, स्कूटर गिर जाता है, स्कूटर गिर जाता है। अब इसके बाद वो लोग इस मिट्ठू को पकड़ते हैं और उसको पीटना शुरू कर देते हैं, बहुत बुरी तरह से, लातों से, घूंसों से इस तरह से मार रहे थे, गिरा गिरा के मार रहे थे।
जस्सी चिल्ला रही थी, चीख रही थी और अपने प्यार को बचाने की अपील कर रही थी कि इसको मत मारो, ये मर जाएगा, इसको मत मारो। और हेल्प जैसे वो पहले आवाज़ लगाई, क्योंकि उसे ज़्यादा अच्छे से ना पंजाबी आती थी और ना ही वो लोकल की भाषा वगैरह जानती थी, हिंदी में बहुत कम बातें करती थी, लेकिन उसने बार बार चीख चीख के चिल्ला कर बचाने की अपील की। लेकिन वहाँ जंगल था, दूर दूर तक आवाज़ पहुँच नहीं रही थी और वो मारते रहते हैं, कभी तलवार से काटते हैं, कभी रोड से मारते हैं और उसकी जब खून निकलने लगते हैं, ब्लड निकलने लगता है और उसकी तरफ से कुछ हलचल होनी बंद हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे वो मर गया है, यानी कि उसको मरा हुआ समझकर छोड़ देते हैं। उस लड़की को पकड़ते हैं, फिर वहीं से खड़े होकर कनाडा फ़ोन किया जाता है उसकी माँ मलकीत कौर के पास। कहते हैं कि तुम्हारा काम हो गया है और इस काम के बदले में 7 लाख रुपए की रकम अदा की गई थी। यानी अदा जब हुई थी उसका काम हो चुका था, यानी कि अब मिट्ठू मर चुका है उनके लिए। यहाँ से उसके लिए लेके जाते हैं एक फार्म हाउस पर और फार्म हाउस पर ले जाने के बाद उस लड़की से को घर ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लड़की कहती है कि ये जो करतूत है माँ, ये तुम्हारी करतूत मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी, पुलिस को बताऊंगी। दोनों माँ बेटी की बात फ़ोन पे चल रही थी। जब माँ ने कहा कि अभी 10 मिनट या 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उन गुंडों से अभी बात करते हैं, माँ ने और उसके मामा ने बैठकर एक प्लानिंग की, क्योंकि मामा भी कनाडा में रहता था और वहीं से एक आदेश होता है कि ठीक है इसको भी मार डालो। अब उस लड़की को भी बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, उसके शरीर के हर हिस्से पर चोट दी जाती है, शरीर को बोतलों से उसकी कांच से काटा जाता है, उससे रोड से मारा जाता है, तलवार से काटा जाता है और कई दिनों के बाद उसकी लाश एक नहर से मिलती है। लेकिन उधर वो लड़का जो गंभीर रूप से जस्सी घायल पड़ा हुआ है वो मरा नहीं था, उसकी सांसें चल रही थी, शायद बचने की उसमें उम्मीद थी। वहाँ से 2 मज़दूर अपनी साइकिल लेके गुजर रहे थे और उन मज़दूरों ने किसी तरह से उस जस्सी मिट्ठू को हॉस्पिटल तक पहुँचाया और उसका इलाज शुरू हो जाता है। लगभग 1.5 महीने तक वो एक कोमा जैसी हालत में रहता है, किसी स्थिति में नहीं था और किसी स्थिति में ना होने की वजह से जब उसे डॉक्टर ठीक करते हैं, उसका इलाज हो जाता है, जब उससे आंखें खुलती हैं तो पता चलता है कि उसकी सब आंखें खुलने के बाद सबसे पहले पूछता कि जस्सी कहाँ है, क्या जस्सी ठीक है कि नहीं है। लेकिन उसे पता चलता है कि जस्सी ठीक नहीं है, जस्सी मर चुकी है। जस्सी की लाश एक नहर में मिली थी। जस्सी के माँ ने और उसके मामा ने उस लाश को पहचानने से इनकार कर दिया था और जस्सी के जो पापा थे और भाई थे उनमें इतना खौफ था माँ का और मामा का कि वो भी इस लाश को पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन यहीं से अब मिट्ठू प्लान करता है कि किसी भी आरोपी को किसी को भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके साथ जो हुआ था वो धारा 307 तो बनी ही जाती है, लेकिन जिस तरह से उसने मिट्ठू के बारे में बोलना शुरू किया था वो बात शायद उससे कहीं ज़्यादा हो जाती है। अब कहानी यहीं से आगे बढ़ती है और वो लगभग 13 लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देता है। मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस वालों अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं, क्योंकि एक कैनेडियन लड़की जो NRI होती है उसका इंडिया के अंदर मरना ये अपना आप में बड़ा अपराध माना जाता है। और पुलिस वाले जब इस मामले की जांच करते हैं तो इस अपराध में माँ, मामा और एक पुलिस इंस्पेक्टर जो कि पंजाब पुलिस का होता है जिसका नाम जगविंदर सिंह होता है, इन सहित 13 लोगों का नाम शामिल होता है। पुलिस जब जांच करती है, जांच करने के बाद इन्हें गिरफ्तार करती है, लेकिन माँ और मामा कनाडा में होता है, बाकी यहाँ पर 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लंबे समय तक केस चलता रहता है और केस चलने के बाद फिर 21 अक्टूबर 2005 को अतिरिक्त सेशन जज इंद्रजीत सिंह बालिया की अदालत ने 6 लोगों को दोषी माना था और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। जब ये सब कुछ ऐसे ही होता है, इसमें पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका होती है और 7 लाख रुपए में मारने की बात तय हुई थी मिट्ठू को, और जब इस लड़की को मारा गया था तो 7 लाख रुपए और दिए गए थे अपनी ही बेटी को मारने के लिए, 14 लाख रुपए में ये 2 हत्याओं की बात हुई थी। लेकिन मिट्ठू की किस्मत अच्छी थी, मिट्ठू बच जाता है और बचने के बाद अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी पत्नी के लिए जब इंसाफ की लड़ाई लड़ता है तो उसने कसम खाई थी कभी किसी से शादी नहीं करेगा, अपनी ही से प्रेमिका को इंसाफ दिलाएगा। और इस बीच में एक महिला उसके पास आती है और पास नहीं आती बल्कि पुलिस के पास सीधे पहुंच जाती है और कहती है इसने मेरे साथ रेप किया है, बलात्कार किया है। उस पर एक मुकदमा दर्ज हो जाता है। यहाँ मिट्ठू को जेल जाना पड़ता है। मिट्ठू जेल में रहता है कई साल के बाद, जब छूट के बाहर आता है फिर उसके घर वाले रसूख अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं और उस पर मुकदमा दर्ज कराते हैं चरस गांजा बेचने का। इस तरह के कई मुकदमे थे, लगभग 6-7 चोरी के मुकदमे, 6-7 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। वो कभी जेल में रहता है, कभी बाहर रहता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जस्सी को इंसाफ दिलाने के लिए वो आज तक भी लड़ रहा है। मामला सेशन कोर्ट के अलावा फिर हाई कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और इधर से यहाँ की जो पुलिस होती है इंडिया की, इसकी माँ, जस्सी की माँ को, उसके मामा को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। उधर वो कनाडा की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर वहाँ अपील करते हैं, यानी कि वो इंडिया नहीं आना चाहते। जो प्रत्यार्पण की एक प्रक्रिया होती है उसके तहत वो जब इंडिया लाने की कोशिश कर रहे थे तो बार बार वो कानून का दाव पेच का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन 18 साल उनको लगते हैं इंडिया लाने में, लेकिन उनके पास पैसा था और यहाँ उन्होंने पुलिस वालों को अच्छी तरह से ख़रीद लिया था
लेकिन इस लड़के ने ईमानदारी से अपना केस लड़कर न केवल इंसाफ के लिए आज भी जद्दोजहद कर रहा है, बल्कि उसने कसम खाई है कि जिस दिन इन सभी आरोपियों को फांसी की सज़ा मिलेगी उस दिन उसका इंसाफ पूरा हो जाएगा, उस दिन उसके प्यार की जीत हो जाएगी। ये सब कुछ आज भी ऐसे ही चल रहा है, लेकिन जिस तरह से ये प्यार, ये कहानी है, इस कहानी ने एक और मोड़ लिया था। ये बात है सन 2012 की। बताया जाता है कि मिट्ठू के पास एक विधायक पहुंचता है, एक मंत्री पहुंचता है। वो कहता है कि हम तुम्हें 2 करोड़ रुपए देंगे, साथ ही 14 किला भूमि, जो अगर हम उत्तर प्रदेश की ये बात करें तो लगभग 50 बीघे से भी ज़्यादा ज़मीन हो जाती है, और वो भी ऐसी जगह पर जो प्राइम लोकेशन होगी, जो कि करोड़ों रुपए की ज़मीन होगी, जिसकी कीमत 5 या 7 करोड़ से ज़्यादा की हो सकती है। इतनी ज़मीन देंगे, नगद भी दे रहे थे, ज़मीन भी दे रहे थे, और कह रहे थे कि जो ये मुकदमा है इसको वापस ले लो, ख़त्म करो, जो भी झगड़ा है हमारे तुम्हारे बीच में अब होना नहीं चाहिए। लेकिन मिट्ठू कहता है कि मर जाऊँगा लेकिन पैसे नहीं लूँगा, और उसने वाकई पैसे नहीं लिए, और उसकी यही बात उसकी लोगों को पसंद आई। यही नहीं, जब इसकी जस्से की माँ और उसके मामा को लाने के लिए एक इंस्पेक्टर ने पूरी कवायद शुरू की थी, तो उसके पास एक ब्लैंक चेक आया था, और उसमें कहा गया था कि जितनी चाहो इसमें रकम भर लो, अपनी मनचाही रकम भर लो, और हमें आप कनाडा से इंडिया मत लेके आओ। लेकिन उस इंस्पेक्टर ने कहा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, पंजाब की हर पुलिस बिक जाए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका पाला एक ईमानदार ऑफिसर से पड़ा है, आप कई करोड़ रुपए की भी रकम दोगे तब भी शायद वो नहीं बिकेगा। और ये भी एक बात इस कहानी में बहुत ही दिलचस्प होती है। उसकी माँ को बुलाते जरूर हैं, लेकिन हर अधिकारी उसके जैसा हो जाए तो एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन हर अधिकारी वैसा होता नहीं है। कानूनी दाव पेच से उन्हें लेके तो इंडिया लेके आते हैं माँ को और मामा को, लेकिन कुछ ही समय वो जेल में रहते हैं और यहाँ से वो छूट जाते हैं। आज ही बताया जाता है कि वो बाहर घूम रहे हैं, और आज भी सुखविंदर सिंह उर्फ मिट्ठू अपने प्यार के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। कुछ लोग जेल में हैं तो कुछ लोग बाहर हैं। ऐसे ही नूरा कुश्ती जैसा खेल चल रहा है। उसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन पंजाब की ये कहानी पूरी दुनिया में चर्चित हो गई थी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि